अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट और जो स्टडी गैप है उसके रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे जो लड़के थे जो स्टूडेंट हैं नए आने वाले या जो अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट का इशू कैसे आपने सॉर्ट आउट किया और उसके बाद आपका स्टडी गैप कितना था। पहले जो मैंने थोड़ी वीडियोज़ बनाई थी उसमें मैंने अपने स्टडी गैप का नहीं बताया था और मैंने स्टेटमेंट का सिर्फ यही बताया था कि मैंने दोस्तों से अरेंज किए और ये वो सीन हुआ। जाहिर सी बात है कि सबको जो है ना थोड़ा सी डिटेल जाननी होती है कैसे अरेंज किया, और जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने स्टडी वीज़ा कैसे प्रोसेस किया, आपने स्टेटमेंट कैसे उसका इशू सॉल्व किया और आपका स्टडी गैप कितना था। तो पहले ये मैं थोड़ी चीज़ें नहीं बता रहा था कि यार पहली तो बात यह है कि कोई यकीन नहीं करेगा और उसके बाद ये है कि थोड़ा सा इशू ना हो जाए मेरे लिए भी और रिगार्डिंग, क्योंकि मैं नया नया था इसी वजह से। तो खैर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में और दूसरा मेरा स्टडी गैप के बारे में कि मेरा स्टडी गैप कितना था आफ्टर इंटरमीडिएट। सो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। और ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल भी होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है या जो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके पास फीस नहीं है, अपनी अफोर्ड नहीं कर सकते और स्टेटमेंट का इशू है उनका सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, तो उनके लिए चलें वीडियो शुरू करते। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, जो मेरा बैंक स्टेटमेंट का इशू था ना, मेरा जो अकाउंट था मिज़ान बैंक में वो पुराना था, मतलब कि 5-6 साल पुराना था मेरा, तकरीबन 2021 में मैंने ओपन कराया था। उसकी ट्रांजैक्शनें भी थी, होती रहती थी, पैसे आते थे, मैं डिपॉज़िट करा देता था। तब मैं आइट्स कर रहा था 21 या 22 में आइट्स कर रहा था, तो मैंने तब ओपन कराया था लाहौर में, तो कि यार मैं जब स्टडी वीज़ा में लगेगा तो मेरा अपना अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने उसमें वो ट्रांजैक्शनें मैं करता रहता था, तो वो अकाउंट तो पुराना था। लेकिन जब स्टेटमेंट की बारी आई, जब मैं लिथुआनिया का वीज़ा प्रोसेस वगैरह कर रहा था, तो स्टेटमेंट की बारी आई तो मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे कि मैं उसमें अब 5 महीने के लिए या 4 महीने के लिए या ड्यूरिंग द वीज़ा प्रोसेस में डिसीजन आने तक उसमें पैसे रखूं। तो जाहिर सी बात है कि रिस्क ही लेना था, क्योंकि मेरा अप्रूवल तो आया हुआ था और मैंने वीज़ा प्रोसेस हर हाल में करना ही करना था, क्योंकि मैंने फ़ीस जो है वो पे कर दी थी। अब मैंने उसको जो स्टेटमेंट है वो तो मैंने करनी थी, उसमें मैंने रिस्क लूँ या जो भी करूँ उसको मैंने करना ही करना था सॉर्ट आउट। तो मैंने एक दोस्त से, मेरे जो बैंक में होते हैं, मिज़ान बैंक में होते हैं, मैंने उनसे बोला कि यार मुझे ना किसी कस्टमर के थ्रू एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए मुझे जो है ना डिपॉजिट करा के दो। उन्होंने कैश डिपॉजिट करा के दिया 15 लाख, और 10 लाख जो है वो मेरे एक और दोस्त हैं उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा के दिए, तो टोटल मेरे पास हो गए 25 लाख। तो मैंने 25 लाख जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराया 24 आवर्स के लिए, और उसके बाद जैसे ही मेरी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो शो हो गया स्टेटमेंट में, तो मैंने वो विड्रॉ करा लिए थे। क्योंकि अब जाहिर सी बात है किसी और से पैसे लेंगे तो वो आज का दौर इतना है नहीं कि वो 4 महीने या 6 महीने आपके अकाउंट में बोलेगा कि भाई आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने जो है अकाउंट में रखो। मैंने फिर जो है ना विड्रॉ करा लिए अपने जो सारी अमाउंट थी, बस स्टेटमेंट निकलवा के जो बैंक से वो अपना स्टेटमेंट निकलवा ली और उसके बाद उनको पैसे वापस कर दिए। ये है तो बहुत बड़ा रिस्क, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि यार आप ऐसा करें, लेकिन ये मतलब कि स्टेज पे पॉसिबल है कि यार जब इस स्टेज पे आपको ये चांस लेना चाहिए जब आपको पता है कि यार और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इतने पैसे ना मेरे पास थे ना मैं पैसे रख सकता था, तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने जो है वो किसी और से अरेंज करवा के डिपॉजिट करवा के 24 आवर्स के बाद उसको विड्रॉ करा लिया, और बस अल्लाह से दुआएं की कि यार मेरा प्रोसेस हो जाए, कोई इस तरह का इशू ना हो। अब जाहिर सी बात है कि जिनके पास हैं वो तो रख सकते हैं, अब जिनके पास नहीं है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई क्या करें, तो ये रिस्क लेना ही लेना था। तो मैंने ये रिस्क लिया और अल्लाह का शुक्र है मेरा वीज़ा प्रोसेस हो गया और मेरा वीज़ा भी लग गया। कोई इशू रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट कोई इशू मुझे नहीं आया। तो हाँ, मेरा ये एक एडवांटेज था कि मेरा बैंक अकाउंट जो था वो भी पुराना था 4-5 साल से, और जो ट्रांजैक्शनें थी वो भी होती रहती थी। जो मेरे पास पैसे आते थे किसी दोस्त के आते थे वो मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा के फिर मैं ट्रांजैक्शनें कर देता था। तो वो एक हिसाब से मुझे एडवांटेज हो सकता है कि मेरी जो ट्रांजैक्शनें थी वो फेक नहीं थी। लेकिन ये जो डिपॉजिट था एंड वाला लास्ट वाला जो क्लोजिंग बैलेंस था वो मैंने किसी से डिपॉजिट करा के और उसके बाद विदड्रॉ करा लिया। तो ये मुझे ना जो है वो मतलब कि कोई इशू नहीं आया उस रिगार्डिंग वीज़ा प्रोसेस, ना उन्होंने कोई इंक्वायरी की, ना उन्होंने कोई ऐसा सवाल जवाब पूछा। तो अब मैं इसलिए ये चीज़ें नहीं बताता कि यार अगर मैं बता दूंगा तो स्टूडेंट कहेंगे जी देखो अब वो कंसल्टेंट ऐसा बता रहे हैं और ये ऐसे बता रहा है। भाई मैंने आपको पहले भी बता रहा हूँ कि
आपने ये चीज़ें तब करनी है जब आपके पास कोई और चांस नहीं हो, जब आपको लगे कि यार यही एक चांस है, उसके अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं है, तब ये चीज़ें करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, आप अपने अकाउंट में पैसे रखो, डिपॉजिट रखो, जब तक आपका वीज़ा प्रोसेस फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप अपने अकाउंट में रखो, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको रिस्क लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क के बगैर तो फिर काम नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो अरेंज की। तो एक दो भाई वो मेरे कमेंट्स भी कर रहे थे मेरी लास्ट वीडियोस में कि भाई आपने, जब आपके पास पैसे नहीं तो आपने फ़ीस कैसे कटी की, स्टेटमेंट कैसे की। तो बंदा, हर बंदे को ये स्टोरी नहीं बता सकता, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कमेंट्स में हर किसी को अलग अलग बताने से अच्छा मैं वीडियो बना दूं। तो इस तरीके से मैंने जो अपनी स्टेटमेंट का इशू है वो सॉल्व किया। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि स्टडी गैप का, आपका स्टडी गैप कितना था। सबसे पहले ये है कि मेरा जो स्टडी गैप था ना वो बहुत ही ज़्यादा था, और मेरे जो चांसेस है एडमिशन के वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कोई 30% या 40% होंगे, ना होने के बराबर, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मेरे कोई चांसेस थे कि यार मेरा एडमिशन होगा। क्योंकि एक तो मेरा स्टडी गैप बहुत ज़्यादा था, और जो मैं जॉब कर रहा था वो मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, वो मैं अपना जो है वो एक्सपीरियंस में ऐड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं वो ऐड करता जॉब एक्सपीरियंस तो फिर वो मुझे गवर्नमेंट जॉब थी तो फिर एनओसी लेनी पड़ती, और उसके अलावा कोई और मसले मसाइल थे, छुट्टियां लेनी पड़ती, उनसे प्रॉपर वो सारा जो है लेटर लेना पड़ता कि मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ, और ये वो मसले मैं उनको अपने एक्सपीरियंस में ये भी शो नहीं करा सकता था। जो मेरा स्टडी गैप था वो मेरा था ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का, क्योंकि 2014 में मैंने किया था अपना इंटरमीडिएट ICSE, लेकिन मेरे जो परसेंटेज थी वो 75% थी ऑलमोस्ट। और जो मेरा गैप था, जैसे मैंने 25 में अप्लाई किया तो मेरा ऑलमोस्ट 11 ईयर्स बनता है, 11 ईयर्स मेरा गैप था। तो अगर मैं किसी को पहले बताता तो उन्होंने यकीन नहीं करना था कि भाई 11 ईयर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई 5 साल 7 साल, ये भी पॉसिबल है कि एक्सेप्ट नहीं करते। तो जैसे SM के में भी वो मेरा ख्याल में 7 ईयर का गैप एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैंने उनको भी मतलब कि मेल की थी और उनसे कंसल्टेशन के लिए वीडियो कॉल पे उनकी कंसल्टेशन बुक की थी। तो टाइम बुक किया था मैंने, उनसे वीडियो कॉल पे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम जो है 7 ईयर का गैप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप रिस्क ले सकते हैं, अपना कोई जॉब एक्सपीरियंस वगैरह ऐड कर दें, या अगर आपने कोई 2 साल की BA भी किया तो वो आप ऐड करके एडमिशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर बाद में हमारा जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनके हैं स्टडी पैनल, वो डिसाइड करेगा कि आपका जो है एडमिशन हो सकता है नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने जो है ना लिथुआनिया की जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, जो भी कॉलेजेस से उनको लिस्ट आउट किए, सब एक डायरी पे लिखे, कॉलेजेस लिखे, यूनिवर्सिटी लिखे। और अभी यूनिवर्सिटी का तो मुझे ऑब्वियसली पता था कि यूनिवर्सिटी जो है वो मुझे एडमिशन नहीं देगी। यूनिवर्सिटी में एक तो कंपटीशन ज़्यादा है, और उसके बाद स्टूडेंट काफ़ी जो फ्रेश मतलब कि इंटर करके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि यार कॉलेजेस को जो है मैं अप्रोच करूँगा। तो जब मैंने कॉलेजेस की लिस्ट बनाई तो SM के तो वो लिस्ट से निकल गया, क्योंकि 7 ईयर था। बाकी इतने ज़्यादा कॉलेजेस जो हैं वो वीको था, और तब एक क्लेपेडा में था एक कॉलेज था, तो वो एक और कॉलेज था लिथुआनिया बिजनेस कॉलेज, जिसका मैंने पहले वीडियो बनाई थी। तो उसमें ना कोई स्पेसिफिक, लिथुआनिया बिजनेस कॉलेज में ना कोई स्पेसिफिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई थी कि आपका इतना गैप एक्सेप्टेबल है और इतना नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार इसमें हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक गैप के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि आपका इतना गैप हो तो एक्सेप्टेबल है, इतना गैप ना हो तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी तो वो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी जो थी वो आपका वो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे हो जाती थी। उनकी रिक्वायरमेंट में तब आइट्स नहीं था, और मेरा आइट्स था भी सही, तो वो एक्सपायर था, अब वो मैं उनको दे नहीं सकता था। लेकिन मैंने एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने अपना आइट्स उसमें लगा दिया था। मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा यार इस पे हम चांस ले सकते हैं, क्योंकि एक तो ये प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज मोस्टली यही होता है कि आप उनको फ़ीस दो, वो आपको एडमिशन दे देते हैं। तो मैंने कहा इसमें हम अप्लाई करते हैं। उसमें अप्लाई किया, अपनी रिक्वायरमेंट जो भी उनकी थी इंटरमीडिएट, और वो 2-3 जो है ना प्राइवेट जो जॉब्स हैं उनके मैंने सर्टिफिकेट बनवाए हुए थे, एक्सपीरियंस लेटर बनवाए हुए थे कि मैं अपना गैप कवर करने के लिए वो साथ में लगा दूंगा। अगर चल गया तुक्का तो ठीक है, अगर नसीब में हुआ तो, नहीं तो एज अ लास्ट चांस मैंने अप्लाई किया था। क्योंकि इसके बाद मैं पहले 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहा था कि यार कोई एडमिशन हो, लेकिन जो है ना कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट कम पड़ रही थी, कहीं पे पैसे कम पड़ रहे थे, कहीं पे बजट नहीं हो रहा था। तो मेरा ये लास्ट चांस था कि यार मैं ना ये लास्ट चांस है, उसके बाद मैं अप्लाई नहीं करूँगा, तो जो अपनी गवर्नमेंट जॉब है उसको कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने कॉलेज की रिक्वायरमेंट जो भी थी, उनके डॉक्यूमेंटेशन थे वो उनके कॉलेज
अप्लाई करके उनके कॉलेज भिजवाने थे फिज़िकली, और वो सारी चीज़ें मैंने अप्लाई कर दिया अल्लाह का नाम लेके कि चलें ठीक है हम करते हैं। तब उसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस थी वो 100 यूरो थी, मैंने पे कर दिया और उनके फिर उन जो है वो मेरा प्रोसेस शुरू हो गया। उन्होंने फिर इंटरव्यू लिए और वो एक्सेप्टेंस लेटर और ये वो सारा कुछ करके और मेरा जो है उन्होंने लेटर दे दिया और मैंने फ़ीस भी डिपॉज़िट करा दी और उन्होंने अपना फ़ाइनल लेटर दे दिया। लेकिन फ़ाइनल लेटर के बाद जो एक इशू ये आता है प्राइवेट कॉलेजेस का कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका ये क्वेश्चन होता है कि यार अगर हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो क्या पता हमारा वीज़ा लगता है कि नहीं लगता, या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई प्राइवेट कॉलेज है, इसकी रेपुटेशन इतनी है कि नहीं है, और वीज़ा प्रोसेस इसका जो है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो वीज़ा अप्रूव ना करें कि ये प्राइवेट कॉलेज है। ज़ाहिर सी बात है कि ऑप्शन मतलब बंदे के जहन में ये सवाल जवाब आते हैं। तो मेरे जहन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे रिगार्डिंग कॉलेज के, यार ये पता नहीं कैसा कॉलेज है कैसा नहीं है, क्योंकि मैं जिस किसी से भी पूछता था इस कॉलेज में के बारे में तो किसी को नहीं पता था। वो समझते थे कि ये जो है विलनेस बिजनेस कॉलेज है, लेकिन मैं उनको कहता था कि नहीं यार ये और है। जो भी सीनियर थे या जो भी थे उनको किसी इस कॉलेज के बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये क्लेपाडा में एक छोटा सा कॉलेज है तो इतना ज़्यादा किसी को पता नहीं था तब। अब तो काफ़ी सारे लड़के अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। खैर मेरे जहन में भी ये सवाल था कि यार पता नहीं अब मेरा वीज़ा प्रोसेस होता है कि नहीं होता, अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया वीज़ा प्रोसेस। तो मलेशिया में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो फिर वो अपॉइंटमेंट मिली और वो इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू जो हुआ उसमें जो मेरा इंटरव्यू था तकरीबन 15-16 मिनट का हुआ, और ऑनेस्टली मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा भी नहीं गया था। तो बहुत सारी मिस्टेक्स की मैंने, और वो बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि आपने ये कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया, आपके स्पॉन्सर कौन है, इतने साल बाद आप क्यों पढ़ रहे हो, और किस लिए स्टडी कर रहे हो, और ऐसे ऐसे इतने सारे सवाल जो आपके मैं खुद मतलब कि पैनिक हो रहा था। मुझे इतने चांसेस नहीं लग रहे थे इंटरव्यू के बाद कि यार मैंने मतलब कि बहुत सारे ब्लंडर्स मारे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज है और उनको शक ना हो जाए कि यार ये क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा, इतने साल बाद इसको पढ़ाई कैसे सूझी, और इसने स्पॉन्सर इसको कैसे मिले, और ये और 10 साल बाद इसके पेरेंट्स इसको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे उस टाइम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा पूरे 60 डेज़ के बाद मेरा डिसीजन आया। जब मेरा डिसीजन नहीं आ रहा था तो मुझे यही था कि यार नहीं होगा नहीं होगा। और एक दफ़ा मेरा माइग्रेस भी सस्पेंड हो गया, तो मुझे बहुत टेंशन थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है 60 डेज़ पूरे 60 डेज़ को मेरा डिसीजन आया और वो अप्रूव हो गया। तो उसके बाद मुझे 1 साल की TRP मिली। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी TRP भी रिन्यू कराई है अभी, क्योंकि 1 अगस्त को TRP मेरी एक्सपायर हो रही थी। तो मैंने कॉलेज से दोबारा मेडिटेशन लेटर लेके जो है वो अपना रिन्यू कराया। तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए ये मोटिवेशनल है चीज़ें कि नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत थी, क्योंकि इतनी मुझे होप नहीं थी। मैं मतलब कि हर तरीके से जो है ना वो सोच रहा था कि बस अब मैं नहीं जा सकता, क्योंकि स्टडी गैप इतना हो गया था, पैसे नहीं थे, फ़ीस का पता नहीं था कैसे होंगे, स्टेटमेंट का पता नहीं था कैसे होंगे। मतलब कि एज सच कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं वो जनूबी पंजाब के एक छोटे से मतलब के शहर से। तब इतना लोगों को इतना ज़्यादा यूरोप के बारे में और स्टडी वीज़ा के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। वो लोग ज़्यादातर मतलब कि सऊदी दुबई और इनका पता है कि यार जाना है आउट ऑफ कंट्री तो सऊदी दुबई है बस, और कुछ नहीं है। तो मेरे लिए तो बहुत मतलब कि टफ़ थी ये सारी चीज़ें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ उस गांव से निकल के हम यहाँ तक पहुँचे, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इतनी मतलब कि गैप और इतनी प्रोफाइल लो होने के बावजूद मुझे एडमिशन मिला। तो मैं इसलिए अपनी वीडियोस में यही कहता रहता हूँ कि भाई अगर आपने करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लो, चांसेस लो। जो आप कर सकते हो वो करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, बाकी अपने नसीब पे छोड़ दो। जो अपनी तरफ से आप कर सकते हो वो करो, 100% दो, 200% दो, और आप हर मुमकिन कोशिश करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। इंशाल्लाह अल्लाह आपको उसका ज़रूर जो है ना वो अजर देगा। तो ये थी मेरी बैंक स्टेटमेंट का इशू और मेरा स्टडी गैप। जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं मुझसे कि यार आपका बैंक स्टेटमेंट का क्या इशू था और ये स्टडी गैप कितना था। तो ये मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ थे 2-3 मतलब कि दोस्त इधर के या पाकिस्तान में जो थे, तो उनको मेरे स्टडी गैप का पता है, लेकिन और किसी को नहीं पता था कि स्टडी गैप इतना ज़्यादा है मेरा 10 साल का। तो तब तो 2025 था, लेकिन यार हर किसी को चांस तो अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अभी मेरा कॉलेज जो है, उन्होंने लास्ट टाइम मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हमने जो आइट्स जो है वो मस्ट कर दिया है। तो स्टडी गैप का मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक भी उन्होंने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। तो अगर आपके पास आइट्स है तो आप ट्राई करें लाजमी, जितना भी आपका स्टडी गैप एक दफ़ा ट्राई करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी 100 यूरो फीस ही है ना, वो वेस्ट होगी, लेकिन आपको कोई बाद में रेगरेट नहीं होगा कि यार इस कॉलेज में हमने अप्लाई नहीं किया, ये ऑप्शन हमने मतलब कि चूज़ नहीं किया। तो
आप अपना ऑप्शन सारे यूज़ करें। इंशाल्लाह अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप इंस्टाग्राम मैंने बायो में डाला हुआ है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह उसके रिलेटेड। और अगर आपका कोई भी मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।